राजू हत्याकांड में मैं भी उन्हीं परिवार के बीच में हूँ और डेड बॉडी मेरे बगल में रखी गई है। परिवार की तमाम मांगे हैं और उसके बाद तब कह रहे हैं कि परिवार इस बॉडी का यानी राजू का अंतिम संस्कार होगा। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ्रेम में दो इस परिवार के साथ लगातार कंधा से कंधा मिला के चलने वाले साथी, बात करने की कोशिश करता हूँ अभी तक क्या कुछ प्रोसेस है, क्यों बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या मांगे हैं आपकी और परिवार की, और तब जाके बॉडी का अंतिम संस्कार का तमाम सवाल जवाब करने की कोशिश करता हूँ। 21 तारीख को घटना होती है मारपीट के दौरान और 14 दिन में राजू मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ता रहता है। अभी शनिवार में उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपको पता है? देखिए, राजू गौतम की जिस तरीके से हत्या की गई है बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और परिवार की जो मांगे हैं ये मांगे तत्काल कुछ पूरी होनी चाहिए। परिवार बहुत गरीब है और एप्लीकेशन कल ही दिया गया था जो है, लेकिन अभी उस पर कोई अमल नहीं हो पाया जो है। लेकिन अभी हम लोग दे रहे हैं, जो महोदय आ रही हैं जो है उनको दिया जा रहा है। जो परिवार बहुत गरीब है उनको कुछ ना कुछ 8-10 लाख रुपए आर्थिक तुरंत मदद मिलनी चाहिए जो है। और ज़मीन का आवंटन पट्टा होना चाहिए तुरंत जो है। आवास का जो है मांगे पूरी होनी चाहिए और परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। परिवार की जो भी मांगे रहेंगी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे जो है। जब आप परिवार से मिले और परिवार से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया आपसे? परिवार के लोगों ने बताया वही देखिए, राजू गौतम जो है किसी के यहाँ जो काम करता था, गाड़ी चलाता था जो है काफ़ी समय से जो है। शायद उसको किसी परिस्थिति में पैसे की ज़रूरत पड़ी जो है, अचानक उसने पैसा मांगा जो है 5-6 हज़ार जो भी मांगा इनसे जो है, और शायद कर्जा के रूप में। वो काफ़ी समय हो गए जो दे नहीं पाया, बोला कि भाई दे देंगे थोड़ा समय में। तो भाई जिनसे पैसा लिया था सुना हूँ तो वो ज़बरदस्ती इसको फ़ोन करके धमका रहे थे जो है। वो शायद घर से भी उठा के ले गए जो है, उसको बड़ी बेरहमी तरीके से पीटे और इतना बेरहमी तरीके से पीटे कि वो अधमरा काफ़ी 10-14 दिन बाद मर गया जो है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है, ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जब तक इस परिवार को जो भी आर्थिक मदद पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग मजबूती के साथ लगे रहेंगे। क्या असली विवाद पैसे को ही लेके हुआ था या कुछ पुरानी रंजिश से कुछ और भी कारण हो सकता है? परिवार के द्वारा जो बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। इसी छोटे छोटे मामलों को लेकर ये बड़ा गंभीर मामला हो गया जो है। जी, प्रशासन ने आपसे क्या कुछ अभी बात करने की कोशिश की आपने? अभी एसडीएम महोदय जी आ रही हैं जो है। अभी मैं आजमगढ़ से आया हूँ जो है। मेरे आवास पर भी जो प्रशासन कहीं ना कहीं मेरे आवास पर अभी वर्तमान में बैठी हुई है मुझे रोकने के लिए जो है। मैं सुबह से ही निकल गया था, यहाँ से फ़ोन चला गया हमारे यहाँ कप्तान साहब को जो है, वहाँ से सचिव साहब के यहाँ प्रशासन आ गई मेरे घर पर जो है रोकने के लिए, ताकि मैं उस पीड़ित परिवार के साथ अपने परिवार के साथ ना पहुंच पाऊं, ताकि इनकी आवाज़ जो है दब जाए। लेकिन हम लोग आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हमारे साथी हैं भाई रंजीत जी जो लगातार हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं जो है, और हम लोग जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जो है। और मेरे साथी एक फ्रेम में बात करने को। सर, आप लगातार बने हैं जब से घटना हुई है और परिवार के साथ बने, तो क्या कुछ अभी तक बस सरकार ने प्रशासन ने कहा और परिवार ने आपसे क्या कुछ बताया? परिवार ने तो बताया कि मात्र 6,500 रुपये का मामला था और जिनका जो 2 लोग मिलकर हत्या किए हैं, एक लोग इनके घर आए और घर से इनको ले गए कि चलो सुलह समझौता करा देते हैं, क्योंकि ड्राइविंग का काम करते थे मिश्रा जी के यहाँ। तो ये काफ़ी दिन से जा नहीं रहे थे तो दूसरा ड्राइवर कर लिए थे, तो कुछ पैसा उनको दिए थे 4-5 हज़ार रुपये दवा के लिए। फिर ये जा ही नहीं रहे थे या फिर अपने काम में बिजी थे। फिर दूसरा जो इस गांव के पंडित जी थे वो उनको आके ले गए कि चलो मैं सुलह समझौता करा देता हूं। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा उनका, जो राजू गौतम जो एक्सपायर हुए हैं इनकी बात और ये जो पंडित जी ले गए थे इनकी बात की रिकॉर्डिंग है मिश्रा जी की। आप सुनिएगा कि उसमें दोनों लोग जो बात कर रहे हैं उसकी आप सिर्फ 2 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो सारा प्रकरण जानेंगे कितनी बेरहमी से इनको मारा गया है। कालल पकड़ के घसीट के अंदर ले बंधक बना के इनको मारे हैं। इनके प्राइवेट पार्ट को इन्होंने कुचला है। मतलब सोच करके आपके हृदय व्यतीत हो जाएगा कि एक प्राइवेट पार्ट को मतलब वो उसके साथ छेड़छाड़ किए हैं। अब बॉडी अभी आप खोलेंगे तो बॉडी पर कम से कम 10 जगह पूरा अभी भी ब्लैक करके निशान पड़ा हुआ है। क्या ये रिकॉर्डिंग प्रशासन के हाथ प्रशासन को दिया गया था? प्रशासन क्या है कि देखिए, प्रशासन तो उनका काम कर रही है। शासन प्रशासन अभी यहीं बगल खुटहान थाना का प्रकरण है। अगर खुटहान का जो एसएचओ है, अगर उसके निगाहों में अगर दलित नहीं होते तो अगर दूसरे बिरादरी का मामला होता तो अगर उसी समय एफआईआर लिख लिया होता इतनी बड़ी घटना न घटती।
21 तारीख के लोग एप्लीकेशन दिए हैं, वो गिरफ्तार भी किया था। फिर किसी बड़े लोगों का फ़ोन आया, क्योंकि स्वजाति सरकार है, उनकी एक तानाशाही जो रवैया प्रशासन के लोग अपनाते हैं कि ये तो गरीब हैं, दलित हैं, इनके साथ कोई खड़ा नहीं, इनका होगा क्या। तो वो उन्हीं लोग जो अपराधी हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं, पूरे प्रशासन के लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं। वो यहाँ भले आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि ये बॉडी जब तक पड़ी है तब तक उनको उनके ऊपर थोड़ा सा उनके वर्दी के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, दबाव बन रहा है। तो अपनी वर्दी, अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये ना उनके अंदर थोड़ा सा भी पीड़ा नहीं है कि ये दलित परिवार की लाश पड़ी है, एक माँ उधर रो रही है, इनकी बीवी विधवा हो चुकी, 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य का कोई न चिंता न किसी, कोई शासन प्रशासन के लोग कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कल एसडीएम मैडम आई थी, कुछ क्योंकि परिवार जिस स्थिति में है, किसी के घर अगर ऐसी घटना घटेगी तो वो उसको होश ही नहीं रहता कि हम क्या मांग करें क्या न करें। तो संजय इनके छोटे भाई हैं, उन कुछ साथी लोग आए थे हमारे, तो वो लोग आनन फानन में कुछ बनाए मांग, लेकिन वो मांग जो बना उस मांग में कुछ बहुत सारे ऐसे बिंदु थे छूट गए थे। परिवार को लगातार, संजय को भी लगातार धमकी दी जा रही है कि तुम चमार हो, तुम्हें मार दिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कल तुम्हें भी मार देंगे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर मेरे खिलाफ जाओगे। तो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है कि एक भाई तो चला गया, दूसरे भाई का भी जान सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया है। तो हम लोगों की मांगे हैं कि कम से कम एक शस्त्र लाइसेंस डीएम साहब इनके नाम करें और इनको सुरक्षा मुहैया कराएं। जब तक प्रशासन डरा सहमा है, जब तक इनको डर है, तब तक कम से कम एक सिपाही इनके साथ, बड़े बड़े विधायक मंत्रियों के साथ 10-10, 20-20 स्क्वाड चलते हैं, 20-20 पुलिस वाले चलते हैं, 50-50 गाड़ियाँ चलती हैं, यही शासन के लोग उनकी सुरक्षा करते हैं, जबकि उनको किसी से नहीं खतरा है। अगर इस परिवार को खतरा है तो कम से कम यहाँ प्रशासन के लोग व्यवस्था बनाएं कि 1-2 सिपाही यहाँ रह के, जब तक ये लोग डरे सहमे हैं तब तक इनके साथ रह के सुरक्षा करें। इन कल का हो सकता है इससे भी बड़ी घटना यहाँ घट जाए। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और आप कह रहे हैं कि दलितों की इस सरकार में कोई भी नहीं सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रही है, ना सरकार सुन रही है। तो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कह रही है और आप कह रहे हैं इस तरह से बातें, तो कौन सी? तो जीरो टॉलरेंस जो कहते हैं वो अपने लिए कहते हैं, उसमें दलित नहीं आते हैं। वो जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कह रहे हैं। स्वजाति व्यवस्था यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश सरकार में वो स्वजाति व्यवस्था है। अगर माफिया है, अगर गुंडा है, अगर चोर है और बड़े जाति का है तो उसका सम्मान किया जाएगा। और अगर निम्न छोटे बिरादरी का व्यक्ति कहीं कोई एक चप्पल भी चुरा लिया दुकान से तो उसके पूरे परिवार को उठा कर मारा जाएगा, और तब तक मारा जाएगा जब तक वो मर नहीं जाता है। और इसका उदाहरण यहीं 10 किलोमीटर जाएंगे, सरपतहा थाने में ऐसी घटना घटी। एक दलित परिवार फर्जी चोरी के मुकदमा में उठा करके पुलिस वाले 4 दिन तक प्रताड़ित किए, और जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको प्रताड़ित किए। तो ये इनकी जीरो टॉलरेंस की जो एक लेके आए उत्तर प्रदेश में, ये योगी जी की शासन है। और आपके सामने बॉडी पड़ी हुई है। यही बॉडी अगर किसी बड़े लोगों को होती, यही बॉडी वही मिश्रा जी की होती जो हत्या किए हैं, तो आज यहाँ एक नहीं 4-4 जिले की फोर्स यहाँ लगी होती और डीएम कप्तान यहीं पर रात दिन बिताए होते। अभी तक इनकी सारी मांगें पूरी कर दी होती, इनको 50 लाख चंदा दिया गया होता। लेकिन गुनाह इनका है कि ये दलित हैं और गरीब हैं, ये मजदूर हैं, कि इनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग कल से लगे हैं लगातार। तो अभी यहीं बगल में कल जानकारी हुआ तो कल बगल में ही डीएम साहब आए थे, बगल में ही विधायक जी आए थे, बगल में ही 3-4 बड़े बड़े नेता आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे। यही मुझे लग रहा है कि 10 कदम दूर रोड है, इसी रोड से सब गए हैं और यहीं सारे पब्लिक बैठी हुई थी, पूरे ज़िले के शासन प्रशासन के लोग बैठे हुए थे। लेकिन डीएम साहब को 10 मिनट वक्त नहीं मिला कि चल करके हम देख लें। एक दलित परिवार की बॉडी पड़ी है, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, एक बीवी विधवा हो गई है, उनकी माँ रो रही है, बिलख रही है, लेकिन डीएम साहब को समय नहीं मिला। कम से कम 20 बार तो मैं फ़ोन लगाया होगा तो पता लगा जनसुनवाई ठीक है, उनका काम है। जिले मांग आपकी तरफ से परिवार हमारी मांग है कि अभी तुरंत में अभी डीएम साहब, एसडीएम मैडम या जो भी आला अधिकारी ज़िले के हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो आएँ और परिवार को कम से कम अभी कुछ तुरंत में आर्थिक मदद करें। 5 लाख 10 लाख रुपये इनको तुरंत मिलना चाहिए, अभी तुरंत इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उसके बाद 50 लाख रुपए इस परिवार का मुआवजा मिले। और जो इनकी राजू गौतम की जो पत्नी है आरती नाम है आपका, आरती जी भी ग्रेजुएट है और इनके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ने वाले, हमको लग रहा है 7-8 में एक लड़का होगा, एक अभी जूनियर में होगा। तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और एक माँ बिलख रही है, एक छोटा भाई है।
इनको किसी चाहे विद्यालय में चाहे जहाँ आबू बाबू जहाँ भी ये एडजस्ट हो पाए, अगर डीएम साहब आदेश कर देंगे तो इनको एक अस्थायी नौकरी मिल जाएगी। 10-12 20 हज़ार 15 हज़ार जो भी पाएंगे तो कम से कम अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाएंगी। और दूसरा विषय है कि इनको एक होता है कि सो मोटो पावर होता है एसडीएम मैडम के, और इनको विधवा पेंशन 5,000 रुपये तुरंत वो लगा सके, तत्काल बना देंगे तो 5,000 रुपये हर महीना इनको आने लगेगा। और संजय जो इनका छोटा भाई है उसके नाम एक शस्त्र लाइसेंस है, डीएम साहब कर दें। शस्त्र लाइसेंस करते रहते हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों को होता है, जो भौकाल के लिए बनाते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, नेताओं का होता है, बड़े बड़े जो उद्योगपति उनका होता है। तो एक गरीब का भी बना दें, वो दिखाने के लिए नहीं लेगा, अपनी जान बचाने के लिए शस्त्र लाइसेंस लेगा। और शस्त्र लाइसेंस इसीलिए संविधान में लागू किया गया है कि व्यक्ति बनाए अपने जान की रक्षा कर सके, जान माल की रक्षा करें। तो एक शस्त्र लाइसेंस इनको डीएम साहब बना दें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दें। तब तक सुरक्षा मुहैया करा दें जब तक परिवार डरा सहमा है, क्योंकि हो सकता है कि इससे बड़ी घटनाएं घट जाए। इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इनको लगता है कि सरकार में कुछ होने वाला नहीं। कल हम लोग पीएम के लिए बॉडी इसलिए नहीं भेज रहे थे कि ये गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, और लास्ट में इनकी मजबूरी हुई प्रशासन के लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और सबसे बड़ा मांग है कि जो सबसे बड़ा अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में 15 दिन में है, 15 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, थाना अध्यक्ष को तुरंत सस्पेंड करें और उनके साथ जितने भी यहाँ चौकी इंचार्ज उनको सस्पेंड करें, ताकि दोबारा इसी के भी घटनाएं, कोई अगर गरीब परिवार एप्लीकेशन लेके जाए तो इस तरीके से हरकत ये लोग ना करें। तीसरी विषय है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि क्या दलित के साथ अगर कोई शोषण होता है, अगर थाने पर एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसका एप्लीकेशन तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक वो मर न जाए। मरने के बाद तुरंत कल एफआईआर दर्ज करनी है। और जब वो जिंदा था, जब वो जूझ रहा था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था, तब तक उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखा। तो ये व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की है, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की है। तो जो दलित हितैषी बनते हैं ये लोग, तो ये पूरा इनका नाटक है, घड़ियाली आंसू है। जो मोदी जी भी रो रहे थे कि दलित भाइयों को मत मारिए, हमको मारिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो हृदय बहुत बेदीत है। ये जो घटना घटा है, ये पूरे अगर स्ट्रीम मीडिया अगर इसको दिखाती तो आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घटना होता है। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर के अंतर्गत कुशहा गांव में हूँ और जी अभी एक भाई बैठे हैं, धनुष भाई बैठे हुए हैं। कल से हम लोगों की लमसम बात, की तबीयत भी ख़राब था, कल से हमारी इनकी बात हो रही है। हमने कल ही कहा, हमने कहा 10 मिनट अगर बहुत दिक्कत हो तो हम लोग जा रहे हैं, अगर आप 10 मिनट से मत आइएगा। और जैसे शाम को सूचना मिला कि धनुष जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो जान लीजिए शासन प्रशासन के लोग कम से कम 50 फ़ोन मेरे पास आया। इनके यहाँ पुलिस भेज दी गई, सुबह ही पुलिस भेज दी गई। ये तो रास्ता बदल के चले आए हैं। तो इनको डर है कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमको मजबूरन सस्पेंड करना पड़ जाएगा। मतलब ये जानते हैं कि हम गलत हैं, इनको एहसास है गलत है, लेकिन ये डरा उसको रहे हैं कि कम से कम जो लड़ाई लड़ने आ रहा है, एक अगर आजमगढ़ से व्यक्ति चल के आ रहा है लड़ाई लड़ने, अगर हम बगल से लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, अपने भाई की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कल यहीं सबके सामने डराया धमकाया गया कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा, तुम्हें जेल। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। इनको भी डराया था। इस तरीके से लोकतंत्र में ये व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला है। अगर अपराधी छोटा है, अपराधी बड़ा है, अपराधी कोई सरकारी कर्मचारी है, तो सज़ा जो है सबके लिए बराबर है। तो ये नहीं कि अगर मेरे समाज का भाई मार दिया गया तो मुझे इतना मजबूर कर दिया जाएगा, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है। बाकी आपकी विचारधारा क्या है? उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की बात करती है उत्तर प्रदेश सरकार, आपकी क्या विचारधारा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।